हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसका वीक थर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और कल आप लोगों को मार्च का लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। और आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले बता दूंगी, आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे 200 के सब्सक्राइबर का जो एक माइलस्टोन है उसको अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जो एग्जाम अभी आया है स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का है, इसका एक कंप्लीट कोर्स ट्रिपल एस ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो अब अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 2000 के करीब वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की अभी हाल ही में आएंगी। हर एक पंचायत के लिए एक जूनियर असिस्टेंट, तो इसके लिए भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सब इसी के बीच में इंक्लूडेड होगा। तो आप लोग चाहें तो ये अवेल कर सकते हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ट्रिपल एस ऐप, आपको वहां पे सब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपको बता दूं, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाएगा वो रूरल यूथ को दिया जाएगा। तो उसका क्या नाम रखा गया है? सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इसको लॉन्च किसने किया है। तो इसको लॉन्च किया गया था जो हमारे यूनियन रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं इस समय, नागेंद्र नाथ सिन्हा। इन्होंने इसको हाल ही में अभी लॉन्च किया था। नागेंद्र नाथ सिन्हा ने जब यहाँ पे इसे लॉन्च किया था, ये अपने आप का एक पहला इस तरीके का इनिशिएटिव है जिसका नाम है कैप्टिव एम्प्लॉयर। कैप्टिव एम्प्लॉयर को एक वेबिनार के दौरान यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस पॉलिसी के अंडर किया गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पॉलिसी का नाम है DDU-GKY, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इस पॉलिसी के अंडर इसे ये किया गया है। और ये अगर आपसे एक एग्जाम में ज़रूरी नहीं है इस तरीके से पूछा जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैप्टिव एम्प्लॉयर जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यानी ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो ये भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है जिसको शुरू किया गया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि 16 सेक्टर स्किल काउंसिल किए जाएं, जिसमें 180 के करीब लोगों को यहाँ पे लिया जाए। तो बस आपको इतना याद रखना है, जो ये नाम है कैप्टिव एम्प्लॉयर, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसके तहत रूरल यूथ को जो है उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी कभी भी इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लॉन्च होता है और जो खास तौर पे पहला होता है, जैसे इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम जो है ये लॉन्च किया गया है, इसमें होगा क्या? इसमें लिस्ट होगी ऑफ वाटर डेटा अवेलेबल फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ये किस स्टेट का प्रोजेक्ट है, यानी ये किस स्टेट का मिशन है जिसको हाल ही में शुरू किया गया है। तो ये बता दूं, जो ये एक्वेरियम लॉन्च किया गया है, ये किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। कर्नाटका ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक। और जो भी चीज़ पहली होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अगर डिजिटल वाटर डेटा बैंक की बात की जाएगी तो कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने शुरू किया है, तो वो क्या है? कर्नाटका ने। कर्नाटका का डिस्प्यूट भी रहता है एक स्टेट के साथ किसी वाटर को लेके। आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है वो रिवर का नाम क्या है और आपको बताना है किस स्टेट के साथ ये विवाद रहता है। ये होमवर्क के तौर पे है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोग मान लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने पहली बार एंटर करा है वर्ल्ड टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन विद द रैंक ऑफ डैश। देखो, टॉप 5 में इंडिया आया है और पहली बार इंडिया आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि रैंक क्या होगा इंडिया का? इंडिया का रैंक है यहाँ पे 5th। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि ये डेटा रिलीज कौन करता है। ये जो मार्केट कैपिटल जो है कैपिटलाइजेशन, इसकी जो डेटा आई है या जो रैंकिंग आई है, ये किसने निकाला है? तो ये भी याद रखना, ये किया गया है ब्लूमबर्ग के द्वारा। ठीक है, ब्लूमबर्ग ने रिसेंटली कहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन इक्विटीज मार्केट जो है वो टॉप 5 में आ चुकी है और रैंक है इंडिया का 5th ओवरऑल मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन भी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें ग्रो कर रही हैं उसके लिए काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है ये। पहले क्या रैंक था? पहले 7 था, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं, अब याद रखना 5 है।
तो ये पहला पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसे एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और साथ ही साथ इंडिया बॉन्ड हाउस का अवार्ड मिला है एट द IFR एशिया अवार्ड 2021। तो अगर हम यहाँ पे बात करें IFR एशिया अवार्ड्स की, तो एक्सिस बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। IFR एशिया अवार्ड्स में एशियन बैंक ऑफ द ईयर और इंडिया बॉन्ड हाउस का अवार्ड दोनों जो है एक्सिस बैंक को मिले हैं। अवार्ड्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब खास तौर पे बात होती है एशिया का बैंक, एशियन बैंक ऑफ द ईयर की, तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये अवार्ड हांगकांग बेस्ड कंपनी है IFR, उन्होंने दिया है, तो ये चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। अभी हाल ही में एयर इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने इसको किया है अक्वायर। तो अब ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो एयर इंडिया का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है N चंद्रशेखरन को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए इस समय एयर इंडिया का CEO या MD कौन है, तो आपको बता दूं अभी के लिए एयर इंडिया का CEO और MD अपॉइंट नहीं किया गया। अभी के लिए सिर्फ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है यहाँ पे एयर इंडिया का। याद रखना N चंद्रशेखरन को ही चेयरमैन बनाया गया है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एयर इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं। अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की थीम क्या थी, यानी कि अगर पूछा जाए जो मार्च 15 को अभी हाल ही में ऑब्जर्व हुआ था। देखो अब दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उस पर क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार, प्रीलिम्स में आपने बहुत बार देखा होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मार्च 15 को। अगर आपसे पूछा जाए इस बार इसकी थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी इस बार वो थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। अभी हाल ही में इस साल या फिर पिछले 1-1.5 साल से क्या होना शुरू हो चुका है, देखो पहले क्या होता था, पहले एक डे स्पेसिफिक मनाया जाता था। जैसे मार्च 15 को हम लोगों ने क्या देख लिया, कंज्यूमर राइट डे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो चीज़ें शुरू हुई हैं, अब अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया ने इस बार ऑर्गेनाइज करा है, क्या इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था कंज्यूमर एम्पावरमेंट वीक। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे पेपर में कि एम्पावरमेंट वीक कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ पूरा 14 मार्च से लेके 20 मार्च तक। तो ये आपको याद रखना है। अब कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इसको किया था, तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लॉन्च। कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको किया गया था। एक पूरा वीक कंज्यूमर एम्पावरमेंट वीक एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कब से कब तक था, तो ये भी याद रखना, ये 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है इन क्वेश्चन से। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पूछा जाए तो वो कब था, तो वो था आपका मार्च 15 को। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर मैं बात करूं, नो स्मोकिंग डे 2022 का हर साल ऑब्जर्व किया जाता है कब? देखो अगर पूछा जाएगा हर साल ऑब्जर्व किया जाता है कब, तो इसका आंसर होगा सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। ठीक है, एग्जामिनर ये भी दे सकता है। इस बार सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च कब था, तो वो 9 मार्च को था, लेकिन इसका आंसर है आपका सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है, नो स्मोकिंग डे। इसके तहत कोशिश की जाती है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को एडुकेट किया जाए कि जो काफ़ी खतरनाक इम्पैक्ट पड़ते हैं टबाको के, उसके रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नो स्मोकिंग डे आपका हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए इस डे की थीम क्या थी, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नो स्मोकिंग डे की थीम क्या थी, तो ये भी देख लेना, ये भी पूछा जा सकता है क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ये पॉइंट याद रखना, क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, ये साल की इसकी थीम थी, तो ये याद रखना। और अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की, तो टबैको की वजह से हर साल
80% के करीब करीब जो है जो लोग हैं, मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड 1.3 बिलियन टोबैको यूजर्स में वो अपनी जान दे देते हैं। तो ये बहुत एक खतरनाक डेटा है, ताकि आप लोगों को पता चले। और नो टोबैको डे पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट बनी है जिन्होंने कहा है, एस्पायर करा है कि वो बनेगी पहली इंडियन स्टेट टू हैव अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली ऐसी इंडियन स्टेट कौन सी बनी है जिन्होंने एक चीज़ कही है कि हम ये बनेंगे, तो ये कहा गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी बजट जो पेश किया गया है 2022-23 का महाराष्ट्र का, उसमें कितना प्रपोज किया गया है, तो वो याद रखना 1.1, एक सेकेंड, इतना करोड़, 1,15,215 करोड़ जो है वो प्रपोज किया गया है। तो ये चीज़ें याद रखना। इस समय सीएम कौन है यहाँ पे? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वो है उद्धव ठाकरे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा ये जो बजट है ये किसने पेश किया था, तो ये बजट पेश किया गया था डिप्टी सीएम ने। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अजीत पवार। ये दोनों चीज़ें याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई हमारे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, और रीज़न आप लोगों के सामने है। दोनों चीज़ों से ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहली स्टेट किसने कहा है कि वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, तो वो कहा है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी तक आप लोगों को इसका आंसर पता चल चुका होगा। पंजाब के नए सीएम कौन बने हैं? पंजाब के नए सीएम बने हैं भगवंत मान जी। आम आदमी पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये कंप्लीट मेजॉरिटी से जीत के आए हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है आम आदमी पार्टी के रिलेटेड। अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे पंजाब के इस समय गवर्नर कौन है, क्योंकि देखो जब भी कोई सीएम होता है वो अगर शपथ लेता है तो गवर्नर भी याद रखना। पंजाब के गवर्नर का नाम है इस समय बनवारी लाल पुरोहित। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ये क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये जरूर आपको पेपर में किसी ना किसी पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। कैथलीन नोवाक जो है ये अभी हाल ही में फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। आप इन्हें देख सकते हैं। ये किस कंट्री की बनी है? तो ये जो बनाई गई है फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट, तो ये बनाई गई है हंगेरी की। तो इनका नाम याद रखना, ये जरूर किसी ना किसी क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई फर्स्ट एवर अगर हो और वो भी फीमेल हो और किसी एक बहुत टॉप पोजीशन पे हो। आमतौर पर अगर हम बात करें स्पोर्ट्स में, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था कि जितने भी अवार्ड्स या मेडल जीते हैं जो खासतौर पर विमेन ने जीते हैं, वो याद रखना। आपको JKPSI के पेपर में पूछा गया था अंशु मलिक के ऊपर क्वेश्चन। तो ये ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये चीज़ आपको पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया के लक्ष्य सेन ने अभी हाल ही में मेडल जीता है मेन सिंगल एट द यूनेक्स गेनवर्ड जर्मन ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो थी। अब देखो पेपर में 2 तरीके से आ सकता है। जीता इन्होंने सिल्वर है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पेपर में क्या पूछा जाएगा? पेपर में पूछा जाएगा लक्ष्य सेन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये आपको ये याद रखना है। ये बैडमिंटन प्लेयर है, इंडिया की तरफ से खेलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने आपको बहुत सारे चेस प्लेयर्स के नाम बताए हैं, लेकिन इंडिया इस बार जो है होस्ट करेगा 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड किस जगह में? तो ये इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम याद रखना। कहाँ पे करेगा? यहाँ पे ये इंडिया, तो इंडिया करेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे? चेन्नई में। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये भी याद रखना, जैसे मैं आपको कैपिटल का बताया, अगर मैंने आपको बताया मुंबई क्या है हमारी, मुंबई है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चेन्नई कौन सी कैपिटल है, फिर एक तो आ गई हमारी जो अपनी कैपिटल है वो है दिल्ली, फाइनेंशियल कैपिटल आ गई हमारी मुंबई। अगर मैं बात करूं आपसे चेन्नई की, तो चेन्नई को कहा जाता है चेस कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता था या नहीं, लेकिन याद रखना। अब यहाँ से आप दोनों चीज़ें याद रख पाओगे। जो चेस ओलंपियाड हो रहा है वो भी आपका चेन्नई में होगा। चेन्नई को ही कहा जाता है चेस कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा है क्रिकेट की कंपनी है जो हेड होती है, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे बैंक्स की बात करूं तो RBI है, LIC इंश्योरेंस की बात करूं तो IRDA है, वैसे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे सेबी है। वैसे ही अगर बात करें क्रिकेट की तो ICC है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए चेस का कौन है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिडे। ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो इवेंट होने जा रहा है, ये सेकंड मेजर ग्लोबल चेस इवेंट होता है जो इंडिया में होगा
और ये इससे पहले कौन सा हुआ था, तो इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2013 में। तो ये दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है जो इंडिया होस्ट करेगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है वर्ल्ड चेस की फॉर्म में। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 का, जिसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ये रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है कब? तो देखो ये ऑब्जर्व किया गया है 16 मार्च के दिन। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? इसे हम इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। ये पहली बार कब शुरू हुआ था? देखो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करेंगे। कोविड के बाद वैक्सीन को लेके जो एक चीज़ें थी वो अवेयरनेस वगैरह आई, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये कब से हम लोग बनाते आ रहे हैं? तो इसका पहला जो एडिशन था ये शुरू किया गया था 16 मार्च 1995 के दिन। 16 मार्च 1995 को इसका पहला एडिशन जो था वो मनाया गया था। तो ये भी याद रखना आप लोग, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी हैं, ये क्वेश्चन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोगों ने बना दी थी आपको, जिसमें पूरा बजट डिस्कस किया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली प्रेजेंट करा है कितने करोड़ रुपए का बजट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्होंने कितने रुपए का बजट जो है वो पेश किया था? वो किया था 1.42 लाख करोड़। ये आपको अंकुश मैम ने पूरा एक वीडियो दी है, आप उसको जरूर देखना। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कितने % ग्रोथ कही है जीएसडीपी की? अब जीएसडीपी क्या है? तो जीएसडीपी होता है हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी कितने % ग्रोथ कही है इस प्रोजेक्ट में, बजट में प्रोजेक्ट की गई है? तो ये भी याद रखना, इसमें कहा गया है कि ये होगी 7.5%। जरूरी नहीं है आपसे ये वैल्यू पूछी जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजें याद रखना। बाकी जो बजट है वो डिटेल में आप लोगों को अंकुश मैम ने पढ़ा दिया है। हाँ, साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे इस बार कहा गया है कि 14 मिल्क विलेजेस और बनाए जाएंगे। अब मिल्क विलेज की अगर बात करें तो पहला कौन सा था जम्मू कश्मीर का, कहाँ पे है? पहला है जैरी सेटलमेंट, कहाँ पे, किस जगह पे है? रियासी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके मिनिस्टर हैं इस समय हमारे नितिन गडकरी जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर में। इन्होंने हाल ही में लॉन्च करा है फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली FCEV की फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा। C स्टैंड्स फॉर या F स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका नाम क्या है? टोयोटा मिराई, नई दिल्ली में किया गया है। अब ये आपको याद रखना है, FCEV इज पावर्ड बाय। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों चीज़ें आपको पेपर में पूछी जा सकती है। पेपर में पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, ये होगा क्या, किस बेस्ड, अगर मैं पूछूँ जाए ये है क्या, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड है। ये पावर्ड की जगह अगर मैं बताऊँ तो ये इसका आंसर होगा ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। लद्दाख में एक प्लांट सेटअप हो रहा है। ठीक है, लद्दाख के अलावा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था, उत्तर प्रदेश में भी एक प्लांट सेट हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, जितनी भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, इस पर क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो ये याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FCEV की फुल फॉर्म, और जो नाम है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई 60 किलोमीटर के अंदर टोल होगा वो भी हटा देंगे। तो चलो वो तो बात की बात है, यहाँ पे देखते हैं पहले। एज पर डेलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो रिलायंस रिटेल है इसका रैंक क्या रहा है आउट ऑफ टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर्स में। तो जो रिलायंस का रैंक रहा है, रिलायंस रिटेल रैंक्ड 56। अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो इसको आप गेस भी कर सकते हो, टॉप किया गया है वॉलमार्ट के द्वारा। वॉलमार्ट ने इसको टॉप किया है। यानी कि अगर हम रेटिंग्स की बात करें, पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 की अगर बात की जाए, तो इसके अकॉर्डिंग रिलायंस का रैंक क्या रहा है 56, और टॉप किया है वॉलमार्ट ने। दोनों याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च द स्मार्ट गारंटीड पेंशन प्लान। देखो, स्मार्ट गारंटीड पेंशन प्लान जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये किया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। बस इतना पता होना चाहिए क्योंकि अभी न्यूज़ में था, तो ये भी आपको याद रखना है। स्मॉल गारंटीड पेंशन प्लान होता है ये। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में
कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली बनी है जिसने इंप्लीमेंट करा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बनी है ऐसी इंडिया में जिसने ये लॉन्च किया है। तो ये किया किसने है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना ने इसको किया है अभी हाल ही में लॉन्च। 77 वैरायटीज ऑफ क्रॉप जो हैं वो यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें से 10 मेनली ग्रेन्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं पढ़नी, बस आपको ये याद रखना है कि पहली कौन सी बनी है जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया। अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ तो इन्होंने एक यहाँ तेलंगाना में एक जगह है जिसको 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, वो है रामप्पा टेम्पल। ये मैं बार बार इसलिए डिस्कस करता हूँ जब भी तेलंगाना आता है, ताकि आपके दिमाग में छप जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 40th जो थी वो एक बार पेपर में पूछी जा चुकी है। धोलावीरा पेपर में आ चुका है एक बार, लेकिन अभी तक रामप्पा टेम्पल नहीं पूछा गया, तो हो सकता है ये पूछा जाए। साथ ही साथ जैसे ये फर्स्ट ऐसी बनी है जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स बना है, वैसे याद रखना जम्मू एंड कश्मीर पहली ऐसी यूटी बनी है जिसका डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ऐसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन पहला किसका आया है डिस्ट्रिक्ट वाइज? वो है JNK का, जिसमें टॉप किया था जम्मू ने। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में एक फेस्टिवल शुरू हुआ है जो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है मार्च के महीने में, उसका नाम बताओ। देखो पेपर में क्या है, अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल पूछा गया था। ये सारे जो फेस्टिवल हैं ये करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, जो रिसेंटली न्यूज़ में होता है वो आता है। तो कौन सा फेस्टिवल है जो अभी ऑब्जर्व किया गया है? इसको कहा जाता है डोल उत्सव, या फिर इसको डोल यात्रा भी कहा जाता है। डोल यात्रा इसे कहा जाता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। काफ़ी एक फेमस फेस्टिवल है। तो ये स्प्रिंग सीजन में शुरू किया जाता है। ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड होता है। फुल मून डे के दिन ये मनाया जाता है। तो बस इतना याद रखना, अगर पूछा जाएगा पेपर में कि डोल यात्रा या डोल उत्सव कहाँ का फेस्टिवल है, तो वो वेस्ट बंगाल का है। स्प्रिंग सीजन में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NPCI की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लॉन्च करा है ऑन डिवाइस वॉलेट UPI लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन ऑफलाइन मोड। देखो ऑफलाइन मोड में स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप लोग कर पाओगे, अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो भी। तो इस पे कितने अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन है जिसको अप्रूवल दिया है? तो अपर लिमिट क्या रखी गई है पेमेंट ट्रांजैक्शन की? तो अपर लिमिट है सिर्फ 200 रुपये। बट ये याद रखना, पूछा जा सकता है पेपर में। NPCI क्या है? ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने अभी हाल ही में शुरू किया है UPI लाइट। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, UPI लाइट भी, अपर लिमिट कितनी है ये भी। तो ये दोनों पूछी जा सकती है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए NPCI के इस समय हेड कौन है, यानी कि चेयरपर्सन कौन है, CEO MD कौन है, तो उनका नाम है दिलीप असबे। तो ये भी याद रखना, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर करा US एजेंसी के साथ फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू प्रमोट द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया थ्रू प्रोजेक्ट किरणा? अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ क्या है, जब कभी भी बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में ही। ठीक है, अब नाम क्या है यहाँ पे? प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट किरणा। ठीक है, किसने शुरू किया है ये अभी हाल ही में? किसके साथ मिलके? USAID के साथ मिलके। अब ये भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं आपको USAID लिखा हो। USAID ने किसके साथ किया है? तो इन्होंने किया है मास्टर कार्ड के साथ मिलके। बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड पे अभी रिसेंटली बैन भी करा है क्रेडिट कार्ड के लिए। किसके द्वारा ये किया गया है? RBI के द्वारा, क्योंकि ये इनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये भी याद रखना। लेकिन USAID ने मिलके मास्टर कार्ड के साथ वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक प्रोजेक्ट किरणा लॉन्च किया है। तो ये भी पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि USAID और मास्टर कार्ड ने मिलकर जो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया उसका नाम क्या है? तो वो भी याद रखना, इसका नाम है प्रोजेक्ट किरणा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज किया जाए। वुमेन ओन्ड एंड ऑपरेटेड किराना शॉप, सॉरी किराना नहीं है ये, किराना शॉप है। किराना शॉप है यहाँ पे, किराना नहीं है ये। किराना शॉप जो आप देखते हैं, जो ग्रॉसरी स्टोर या जनरल स्टोर्स आपके घर के पास है, वहाँ पे कोशिश की जा रही है जो वुमेन ओन करती हैं उनकी हेल्प की जाए, ताकि वो डिजिटल टूल्स को यूज़ कर सकें और डिजिटल पेमेंट, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि QR कोड हो गया या इन सब चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा और इनसे
कोशिश की जाएगी कि इनको डिजिटली स्ट्रांग बनाया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, प्रोजेक्ट किराना इसका नाम है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में आरबीआई ने अप्रूव करा है एक्सटेंशन ऑफ राजीव आहूजा एज एमडी सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। तो राजीव आहूजा जो हैं ये कहाँ के कितने टाइम का इनको एक्सटेंशन मिला है? तो इन्हें सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। लेकिन याद रखना, अगर पूछा जाएगा एमडी सीईओ कौन है आरबीएल बैंक के, तो उनका नाम है राजीव आहूजा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की अगर मैं बात करूं उसकी थीम क्या थी ये भी याद रखना, रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। इसका जो डे है, किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 18 मार्च के दिन। ठीक है, पहला ही चीज आपको ये याद रखनी है। हाँ, अगर मैं पूछूं इंडिया की पहली ऐसी कंपनी कौन सी है जो कि प्रॉपर जितना भी रीयूज होता है प्लास्टिक को, यानी कि नेट जीरो अगर हम बात करें प्लास्टिक यूज को जिसने किया है, तो वो है डाबर इंडिया। जितना ये यूज करता है उतना ही ये रिसाइकिल या रीयूज भी कर देते हैं प्लास्टिक को। तो प्लास्टिक जो है नेट जीरो कंपनी शायद से यही था, ये बनी है पहली डाबर इंडिया। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एज पर द 10th यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया का रैंक क्या रहा है और कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने टॉप करा है इस इंडेक्स को और हैप्पीएस्ट कंट्री बनी है? और लगातार 5वें साल, देखो ये एक बार टॉप करने की बात नहीं है, लगातार 5 बार अगर आप टॉप करें तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक याद रखना, इंडिया का रैंक रहा है इस बार 136। टोटल कंट्रीज कितनी थी? वो है 146, टॉप किया गया है फिनलैंड के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में 70th एडिशन किसने जीता है मिस वर्ल्ड 2021 का, जो सैन जुआ में हुआ था पोर्टोरिको में? तो ये किसने जीता है? तो ये जो अभी इवेंट है ये पोलैंड की कैरोलिना ने जीता है। कैरोलिना बेलेस्का इनका नाम है, इन्होंने ये जीता है। किस जगह से बिलोंग करती हैं वो भी याद रखना, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ये टाइटल जीता है मिस वर्ल्ड का। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जो जितने भी अवार्ड्स हैं इस फॉर्म में आपसे पेपर में आते हैं, ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें कौन है ऐसे अफ्रीकन, यानी कि पहले अफ्रीकन बने हैं जिन्होंने 51st प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज को जीता है 2022 का, तो ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है दबेतो फ्रांसिस कैरे को। इन्हें ये अवार्ड मिला है और ये पहले अफ्रीकन बने हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहली चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिट्जकर प्राइज का पहले ऐसे इंडियन कौन से थे जिसे ये अवार्ड मिला है, प्रिट्जकर अवार्ड जो वो आर्किटेक्चर के लिए मिलता है, इंडियन कौन से थे ऐसे पहले, तो उनका नाम भी याद रख लेना। 2018 में इन्हें मिला था बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, बालकृष्ण दोषी जो थे वो पहले इंडियन विनर थे 2018 के। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्हें ये अवार्ड मिला है, इनका नाम भी याद रखना रिसेंटली। और अगर कभी सपोज आपसे पहले इंडियन पूछ लिया जाएगा तो ये भी आप लोग याद रख लेना। प्रिट्जकर प्राइज भी पूछा जा सकता है कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी हाल ही में एसोचैम अवार्ड मिला है बेस्ट एमएसएमई बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैटेगरी में। देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट एमएसएमई बैंक इस साल का कौन सा रहा है, तो वो है कर्नाटका बैंक। अब ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, अवार्ड्स कैटेगरी में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें अपॉइंटमेंट की, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक्सटेंड कर दिया है टेन्योर जय शाह का एसीसी प्रेसिडेंट के लिए। देखो बीसीसीआई के तो ये है ही हैं, लेकिन एसीसी जो है वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। ठीक है, एसीसी के अगर पूछा जाए क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो भी याद रखना, वो हैं जय शाह, अमित शाह जी के बेटे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री रिसर्चर्स रिसेंटली डेवलप्ड अ माइक्रोवेव मशीन नेम्ड रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो आप लोग बच्चे पूछते हैं कि क्या चीज़ें पढ़ें, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अभी करंट इवेंट्स में चलती है ना चीज़ें, ये सभी आपको पढ़नी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में माइक्रोवेव मशीन जो बनाई गई है जिसका नाम रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर रखा गया है, ये सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा स्पेस में। किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चाइना के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। एक तो याद रखना इंडिया का रैंक क्या रहा है, इंडिया का रैंक रहा है 136।
ठीक है, 140 कंट्री में लास्ट किसका रहा था? लास्ट अफगानिस्तान का रहा है। अगर पूछा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इस बार की बात करें, एक ऑफिशियल कैंपेन चलाया गया है इस दिन जिसका नाम है हैप्पीनेस फॉर ऑल / यूक्रेन। इस बार इसका नाम जो है जो रखा गया है हैप्पीनेस फॉर ऑल यूक्रेन। अब ये यूक्रेन क्यों रखा गया है यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से वॉर चल रही है, और अगर आपसे पूछा जाए जो इस बार हैप्पीनेस डे था एज पर यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की अगर हम बात करें, तो इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिल्ड बैक हैप्पियर। अगर थीम पूछी जाएगी तो याद रखना, अगर कैंपेन पूछा जाएगा तो भी याद रखना, और अगर डे पूछा जाएगा तो वो तो वैसे भी 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थे इस बार के हमारे मार्च के 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी इस 3rd वीक में थी मैंने डिस्कस कर दी हैं। JKPSI में मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हुए थे। जितने भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए थे सारे के सारे हमारी करंट अफेयर सीरीज में पूरे करवाए गए हुए थे। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग 200K तक पहुंचे, जो कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। लेकिन जो अभी नेक्स्ट टारगेट है हम लोगों का स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट, इसके ऊपर जल्दी आपको और लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे ताकि आप लोगों को सारा कवर हो जाए। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। हम लोग इसी तरीके से और मेहनत अपने एंड से करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ।